नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक रोड के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये पूरा पाठ हम 2 हिस्सों में कवर कर रहे थे। पहले भाग में हमने देखा था कि रोड के इंट्रोडक्शंस के बारे में जाना है, रोड के परिचय के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा करी, फिर उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे हमने चर्चा करी, रोड के निर्माण के इतिहास के बारे में हमने देखा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पे चर्चा किया। आज इस दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि रोड के अलग अलग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अलग अलग हिस्से कौन कौन से हैं इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से। फिर उसके बाद हम थोड़े महत्व के बारे में भी जानेंगे कि रोड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम अपने दूसरे भाग के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमारा रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि विड्थ ऑफ लेन। यह लेन क्या है? किसी सड़क में जो जिस पे व्हीकल मूव करते हैं, जो निर्धारित उसकी विड्थ है, उसको हम लेन बोलते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, ये सड़क है, ये बीच में अगर ये डिवाइडेड रोड है, वन लेन टू वे ट्रैफिक है, एक लेन इधर के लिए है, दूसरा लेन इधर के लिए, इसको टू लेन टू वे ट्रैफिक भी आप समझ सकते हैं। अगर इन दोनों को देखें तो 2 लेन है, लेकिन दोनों में अलग अलग दिशा में जाने के लिए हमें निर्देशित किया गया है। तो अगर आप ये देखेंगे डिवाइडेड रोड है, तो ये एक सिंगल लेन की जो चौड़ाई है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। अगर हमारे पास अनडिवाइडेड सिंगल रोड है, सिंगल लेन की रोड है, यानी कि जैसे आप अगर देखेंगे विलेज रोड या कई बारी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में देखेंगे, तो उसकी चौड़ाई जो हम एक हमारे पास जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 3.75 मीटर होनी चाहिए सिंगल लेन की सड़क के लिए, जिस पे ट्रैफिक का वे डिफाइन ना हो, जिस पे ट्रैफिक का मूवमेंट यानी कि उसका आवागमन कम होता है, उसकी चौड़ाई हम कितनी रखते हैं? 3.75। अगर डबल लेन की रोड है, अनडिवाइडेड डबल लेन रोड है, जिस पे सिर्फ बीच में मार्किंग है, तो वहाँ पर हम उसकी चौड़ाई 7 मीटर ही रखते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रीय राजमार्गों पे आते हैं, जब फिर हम अगर हम स्टेट हाईवेज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर मल्टी लेन हो सकता है। यानी कि आप कई बारी देखे होंगे कि जो हाईवे गुजर रहा है, ये बीच में आपके पास मीडियन है, लेकिन उसमें भी एक तरफ जाने के लिए 2-2 लेन बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर भी इधर आने के लिए 2 लेन। तो ये जो मल्टी लेन वाली रोड होती हैं, इसमें एक सिंगल लेन की जो चौड़ाई होती है वो 3.5 मीटर होती है। अब ये डिसाइड करना होता है कंस्ट्रक्शन एजेंसी को कि वो कितने लेन की रोड बनाती है। अगर मसलन अगर आप 6 लेन की रोड बना रहे हैं, तो टोटल चौड़ाई क्या हो जाएगी? 3.5 इंटू 6 मीटर्स, ये आपके लेन की चौड़ाई आएगी। अब बात करते हैं कर्व्स की। रोड के निर्माण में 2 तरीके के वक्र यानी कि टर्न्स या कर्व्स आते हैं। देखिए, अगर मैं इधर सीधी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे दाहिने तरफ मुड़ना है, तो वहाँ पर जो मोड़ पर जो निर्माण किया जाता है उसको हम कर्व की श्रेणी में रखते हैं। अगर आपके हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दिशा में अगर दिशा में परिवर्तन आता है, तो जो कर्व वहाँ पर हम डालते हैं या बनाते हैं उसको क्षैतिज वक्र या हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। अब हम आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे कि रोड निर्माण में यानी कि सड़क निर्माण में कितने तरीके के वक्र होते हैं, और हमारे सिविल निर्माण कार्य यानी कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सड़कों का निर्माण होता है उसमें किस तरीके के वक्र को महत्ता दी जाती है। देखिए, यहाँ पर यह रोड इधर की तरफ जा रही थी, ये रोड का दिशा है। जो रोड ए है, ए से बी की तरफ जो रोड जा रही है, इसके दिशा में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ कि इसको फिर इधर आना था। मतलब आपको सरल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो रोड पहले इधर जा रहा था, फिर इसको इधर की तरफ आना था। तो देखिए, आप इस पे गाड़ी से अपने वाहन से जा रहे होंगे, तो आपको यहाँ जा कर के यहाँ सीधे ऐसा कोने वाला टर्न से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लगभग आपका व्हीकल स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो चेंज है दिशा में, इसको ग्रेजुअल करने के लिए यानी कि हल्का हल्का सा लगातार मोड़ते रहने के लिए, ताकि आपकी गति कम ना हो और आपके ड्राइविंग में कोई असुविधा ना आए, इसके लिए ही हम कर्व का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जब ये दिशा थी रोड ए बी की और फिर ये बी सी की, तो ये जो टर्न यहाँ पे डाला गया, तो वो किसकी मदद से डाला गया? अगर मैं सिंपल सर्कुलर कर्व की बात करूं, तो देखिए यहाँ पर एक आर रेडियस का सर्कुलर कर्व डाला गया। यानी कि जब आप इधर से आएंगे, ये आपका व्हीकल आ रहा है,
जैसे ही टी पॉइंट पे पहुंचेंगे आपको फिर ज़रा सा टर्न लेकर के अपनी दिशा को बदल करके सी की तरफ बढ़ जाना होगा। तो यह किसकी श्रेणी में आता है? ये सिंपल सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस कांस्टेंट है। देखिए रेडियस आर अगर मान लीजिए 20 मीटर था तो 20 मीटर यहाँ भी है और 20 मीटर यहाँ पर भी है, ये वैल्यू बदली नहीं। इसमें एक बहुत वाजिब समस्या है, वो ये है कि अगर मैं पॉइंट टी पर देखूं, यहाँ पे अगर मैं ऐसे इस पॉइंट को मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, पॉइंट टी पर देखूँ तो यहाँ पे जो पॉइंट टी पर जो मार्किंग हमने की है या T1 मार्किंग की है, ये जब व्हीकल ए से टी तक आएगा तब तक तो सीधी दिशा में चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसको अचानक से कर्व पे मुड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे फोकस करूँ तो यहाँ पर विद इन अ सेकेंड या उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यानी सेकेंड के बहुत कम हिस्से में ही ये जो ड्राइवर होगा उसको अपनी व्हीकल स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन छोड़ करके उसको सर्कल में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है, उसको अचानक से अनकंफर्ट फील होगा, उसको आसानी महसूस नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है सिंपल सर्कुलर कर्व की, कि स्ट्रेट लाइन से आपको सीधे एक फिक्स रेडियस वाले कर्व पे जाना पड़ता है। यह एक खामी थी सिंपल कर्व की। आगे बढ़ते हैं, हम कंपाउंड कर्व की बात करते हैं। कंपाउंड कर्व के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ देखिए ये कर्व निर्माण किया जाता है। जैसे ये तो ए से बी की तरफ हम बढ़ रहे थे, फिर जो फाइनल दिशा थे बी से सी की तरफ ये दिशा थी, लेकिन हमने क्या किया, अगर ये एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, कर्व के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। देखिए T1 से M तक, M से पहले T1 के M से पहले तक आप देखेंगे तो एक रेडियस है R1, यानी कि कर्व कितने रेडियस पे घूम रहा था, वो था R1 पे। लेकिन M पॉइंट पे जाने के बाद उस कर्व का रेडियस हो गया R2। अगर हम दो अलग अलग रेडियस के कर्व को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कंपाउंड कर्व कहते हैं, कंपाउंड कर्व के श्रेणी में रखते हैं। इसमें कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है, बस ये है कि ये जो रेगुलर जो हम रेडियस एक फिक्स्ड रेडियस ले रहे थे, यहाँ पे बदलने से हमें ये लेंथ बढ़ाने की गुंजाइश मिल जाती है, अलग अलग हम यहाँ पे कर पाते हैं। अगर हम बात करें रिवर्स कर्व की, तो रिवर्स कर्व ऐसी जगह पे प्रोवाइड किया जाता है जैसे आप आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे लेकिन जगह थी इधर जाने के लिए, फिर ऐसे जाना था, तो आप कैसे जा पाते? यहाँ से आकर के कोने से तो मुड़ना संभव नहीं था, नहीं इस कोने पर मुड़ना संभव था, तो इसके लिए हम रिवर्स कर्व का निर्माण करते हैं। देखिए रिवर्स कर्व में वही जो डायग्राम मैंने वहाँ बनाया वही यहाँ पर है, रास्ता इधर था, फिर अलाइनमेंट इधर आया यहाँ तक, फिर उसके बाद अलाइनमेंट इधर था। तो जहाँ पर भी चेंजेस हो रहे थे डायरेक्शन में, वहाँ पर हमने कर्व को इंट्रोड्यूस कर दिया, कर्व डाल दिया फिक्स रेडियस का। इस कर्व के लिए हमने रेडियस R रखा और इस कर्व के लिए रेडियस हमने R2 रखा, इसके लिए R1 रखा और इसके लिए R2 रखा। अब देखिए आपका वाहन कैसे मूव करेगा, यहाँ से चलेगा लेकिन यहाँ पे कर्व में आ जाएगा, फिर यहाँ पे कर्व ले लेगा। तो ये जो दो कर्व आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, यही आपका रिवर्स कर्व कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांजिशन कर्व, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सिंपल सर्कुलर कर्व में, कंपाउंड कर्व में या रिवर्स कर्व में, कि हमें एक किसी बिंदु के बाद, जैसे ये स्ट्रेट लाइन था, ये पॉइंट T था, T के बाद हमें अचानक से कर्व पे आना पड़ा था जिसका रेडियस R हुआ करता था। तो इससे ड्राइवर को इस बिंदु पे थोड़ी कठिनाई होती थी, मुश्किल होती थी। इस मुश्किल को हल किया गया किसकी मदद से? ट्रांजिशन कर्व की मदद से। देखिए यहाँ पर तीन तरीके के ट्रांजिशन कर्व्स को बताया गया है। एक स्पाइरल है, दूसरा क्यूबिक पैराबोलिक कर्व है, तीसरा लेमिनिस्केट है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये किसी स्ट्रेट लाइन के बीच में एक कर्व ऐसे दिया जाता है जिसका रेडियस लगातार चेंज होता रहता है। जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास कर्व मौजूद है जिसको हाईवे निर्माण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा स्पाइरल कर्व। स्पाइरल कर्व यानी ये वाला कर्व। इसके बारे में अगर मैं आपको एक खासियत बता दूं तो इस कर्व का हर बिंदु पे रेडियस कम होता चला जाता है और आखिरी तक कम होता है। आप अगर इसको सरल भाषा में समझना चाहेंगे
तो देखिए ये शुरुआत में अगर रेडियस इसका इतना सर्कल इतना बड़ा है यानी रेडियस r है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये छोटे छोटे और फिर छोटे और फिर छोटे और फिर इस तरीके से ये सर्कल का रेडियस कम होता जाएगा और ये इस तरीके से उलझता चला जाएगा, इस तरीके से गोल होता चला जाएगा। यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी सुविधा मिलती है हाईवे पे ये कर्व डालने से, वो ये है कि जो ये अचानक से रेडियस r फिक्स r रेडियस पे ये कर्व जाता था, वो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो r की वैल्यू है पहले तो इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अनंत होगी, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगेगी, जिससे क्या होगा ड्राइवर बड़े ही आसानी से, देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन थी, व्हीकल यहाँ से आ रही थी, तो यहाँ पर आने के बाद इस बिंदु पे आ जाएगी जब व्हीकल, तो इसका रेडियस धीरे धीरे इन्फिनिटी से कम होता चला जाएगा, जिससे ड्राइवर को अचानक से झटका नहीं लगेगा या उस व्हीकल में बैठे पैसेंजर को झटका नहीं लगेगा। उन्हें बड़े आसानी से उस कर्व पे मूव करने की आज़ादी मिल जाती है। तो अगर आप याद रखना चाहेंगे तो हाईवे में कौन सा कर्व सबसे ज़्यादा दिया जाता है, सड़क निर्माण में कौन सा कर्व सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, तो वो है स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व। ये सब तीनों ही लेमनिस्केट, क्यूबिक पैराबोलिक या स्पाइरल कर्व, ये तीनों ही ट्रांजिशन कर्व के सटीक उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्टिकल कर्व के बारे में। अब देखिए यह तो था कि जब हम क्षैतिज दिशा में जब हम हमारा रास्ता बदल रहा था, यानी कि दिशा में परिवर्तन हो रहा था, तब हमने कर्व के बारे में देखा जिनको हम हॉरिजॉन्टल कर्व कह रहे थे। लेकिन कई बारी क्या होता है कि सड़क पे उतार चढ़ाव भी होता है, यानी कि कहीं पे लेवल ज़्यादा है और कहीं पे कम है, यानी कि इस तरीके से पहाड़ी या कुछ एक एलिवेशन में इंक्रीज़ होता है अगर, तो वहाँ पर हमें जो कर्व डालनी पड़ती है उसको हम वर्टिकल कर्व की श्रेणी में रखते हैं। मसलन अगर कोई ऐसे पहाड़ी है तो इस पे जो कर्व बनाई जाएगी, सड़क पे तो गाड़ी इस तरीके से, वाहन हमारा इसे आके फिर यहाँ कोने पर दूसरी तरफ तो झुकेगा नहीं, उसके लिए हमें कर्व का निर्माण करना पड़ेगा, उसको हम वर्टिकल कर्व कहते हैं। देखिए ये क्या था, ये जो हमारा T1 है, इस बिंदु से अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने A और यहाँ पर B रखा, तो रास्ता क्या था, A से T1 की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, ये कोई पहाड़ी थी या कुछ भी ऐसा एलिवेशन था, वो T2 से B की तरफ रास्ता आ रहा था। तो ये हमारा वाहन यहाँ आकर के फिर नीचे की तरफ तो आएगा नहीं, उसके लिए हमें कर्व डालना पड़ेगा, और इस कर्व को हम बोलते हैं वर्टिकल कर्व। और इसको अगर हम स्पेसिफिकली इस केस में जब हम पॉजिटिव ग्रेडियंट ले रहे होंगे, यानी कि अपहिल ले रहे होंगे, तो हमें क्या उसको कहना पड़ेगा, उसको हमें समिट कर्व की श्रेणी में रखना पड़ेगा। कई बारी क्या होता है कि हमारे दो बिंदुओं के बीच में ढलान होती है जिस पे हमें रोड का निर्माण करना पड़ता है। मसलन ये पाथ इधर आ रहा था, फिर वापस से हमें ऊपर की तरफ जाना था, तो ये इसको आसान और सरल बनाने के लिए जो इस कर्व का निर्माण करते हैं उसको सैग कर्व या वैली कर्व बोलते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इन दोनों के निर्माण करते समय हम साइट डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, यानी कि हम अगर पहाड़ी पे जा रहे हैं तो इतना अच्छा कर्व होना चाहिए, वहाँ पे दिया होना चाहिए कर्व कि सामने से आ रहे वाहन हमें दिख पाएँ। अभी हम साइड डिस्टेंस के बारे में आगे चर्चा करेंगे तो आप इस बिंदु को बेहतर समझ पाएंगे। बात करते हैं कैम्बर की। कैम्बर के बारे में थोड़ा सा चर्चा हमने अपने पिछले भाग में किया था, इस कड़ी के पिछले भाग में किया था। कैम्बर का उद्देश्य क्या होता है, क्रॉस स्लोप, ये क्रॉस स्लोप होता है जो बारिश के पानी के बहाव में मदद करता है। सड़क के बीच वाले हिस्से पे जो मोटाई होती है या ऊंचाई कह सकते हैं वो ज़्यादा होती है और किनारे पर कम होती है। यह जो tan थीटा बनता है, अगर हम इसको ई कहें, यही कैम्बर है। तो यह जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो रेशियो है, इसी को हम कैम्बर कहते हैं। कैम्बर कई प्रकार से हमारे पास दिए जाते हैं, कई प्रोफाइल में दिए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये पैराबोलिक कैम्बर है, लगातार चेंज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर, बीच को सीधा उठा दिया और स्ट्रेट लाइन बना दिया। इसमें तकलीफ़ क्या होती है, वाहन हमेशा झुके हुए चलता है और यहाँ पे बैठे पैसेंजर को बड़े ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसको कंफर्ट यानी कि आराम महसूस नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो कैम्बर है वो कंबाइन कैम्बर है, जिसमें क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन भी होती है लेकिन बीच में पैराबोलिक होता है, फिर से स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये प्रोफाइल हमारे पास कैम्बर की मौजूद है। अगर हम रेट ऑफ कैम्बर्स की बात करें, यानी कि किस रेशियो में हम ये ढलान देते हैं क्रॉस स्लोप में, अगर हम उस पर चर्चा करें
तो आप देख पाएंगे कि अर्दन रोड यानी कि जो मिट्टी से बनी रोड है उस पर पानी के बहाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि वो स्वतः मिट्टी से बनी है और मिट्टी की जो मिट्टी का जो गुण है यानी मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है उस पर पानी अपना बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास अर्दन रोड है उसकी सतह से पानी जितनी जल्दी हो सके वो बह जाए। आप देखिए अर्थ के लिए क्या हमने रेशियो रखा है अपना 1/25। 1/25 को अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो अगर ये 25 मीटर है तो ये ऊंचाई 1 मीटर रखी जाएगी। यानी ये जो कैम्बर होगा, यानी देखिए 25 मीटर में ही 1 मीटर ऊंचाई दे दी गई, यानी ये कैम्बर की वैल्यू ज़्यादा है, स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है। अगर वही बात करें हम वाटर बाउंड मैकेडम की या ग्रेवल रोड की, तो इस पे पानी का असर थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि सतह पे हमने कुछ पत्थर लगा रखे छोटे साइज़ के, जो इनका कॉम्पैक्शन भी प्रॉपरली किया हुआ है। तो आप ये देखिए 33 मीटर में 1 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए, यानी कि ये 33 मीटर में 1 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कैम्बर है वाटर बाउंड मैकेडम या ग्रेवल रोड के लिए वो अर्थ से कम है, अर्दन रोड से कम है। अगर हम थिन बिटुमिनस सरफेस की बात करें, यानी कि अगर हमने डामर रोड का निर्माण किया है तो उसकी सतह पे सील होती है, एक तरीके से सील कोट लगाते हैं। सील कोट क्या होता है? बहुत बारीक साइज़ की गिट्टियों के साथ हम बिटुमिन यानी कि कोलतार को मिला करके सतह पे फैलाने के बाद कंपैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग मटेरियल डाल के पुनः कंपैक्शन शीफुट रोलर से हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बिटुमिनस रोड की जो सतह है वो लगभग वाटर टाइट हो जाती है, यानी कि वो अपनी सतह से पृथ्वी के अंदर पानी रिसने से रोकती है। इसलिए यहाँ पर जो हमने रेट दिया है कैम्बर का वो 1/40 है, जो कम है, लगातार ये घट रहा है। अर्दन रोड का सबसे ज़्यादा था। उसके बाद अगर हम सीसी रोड यानी सीमेंट कंक्रीट रोड का पढ़ेंगे तो सीमेंट कंक्रीट एक बिल्कुल इम्परवियस मटेरियल है। इम्परवियस का मतलब क्या है कि इसके आर पार पानी का बहाव बिल्कुल अवरुद्ध होता है, बह नहीं पाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/50 रखा है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग रोड के लिए कैम्बर्स के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं सुपर एलिवेशन की। देखिए सुपर एलिवेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई एक सीधी दिशा में रास्ता जा रहा था, मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में रास्ता था और इसमें इसके दिशा में परिवर्तन होता है, यानी कि हमें अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें एक सर्कुलर कर्व डालना पड़ेगा। सर्कुलर कर्व डाला हमने या स्पाइरल कर्व डाला, कोई भी कर्व जब भी हम निर्माण करते हैं तो वाहन के मूवमेंट की वजह से वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल जिसको हिंदी में हम कह लेते हैं, उसका काम क्या होता है, वो उसको बाहर की तरफ, जो वाहन हमारा चल रहा है उसको बाहर की तरफ ढकेलता है। इस घटना को न होने देने के लिए, यानी यह दुर्घटना न घटने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे सुपर एलिवेशन का निर्माण करते हैं, सुपर एलिवेशन का प्रावधान करते हैं। सुपर एलिवेशन होता क्या है, सड़क जैसे मान लीजिए सड़क सीधे चल रही है और दाहिनी तरफ मुड़ रही है, मेरे राइट में मुड़ रही है, मेरा राइट हैंड है, तो अगर इस तरीके से सड़क जा रही है और दाहिनी तरफ मुड़ रही है तो जिधर की तरफ मुड़ रही है वो अंदरूनी हिस्सा होगा और उसके विपरीत बाहरी हिस्सा होगा। हम करते क्या हैं कि सड़क के लेवल में परिवर्तन कर देते हैं, जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसको ज़रा सा नीचे और बाहरी हिस्से को ज़रा सा ऊपर कर देते हैं, जिससे हमारे वाहन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस होता है और हमारा वाहन एक निश्चित गति के लिए निर्धारित स्लोप पर बाहर की तरफ ओवरटर्न यानी कि पलटता नहीं है। अब इस चित्र के माध्यम से आप देखिए, ये सड़क कुछ ऐसे घूम रही थी, ये इस तरीके से आ रही थी सड़क, इधर की तरफ जब हम मूव कर रहे थे, ये हमारा व्हीकल है, ये हमारे वाहन का पहिया है, तो आप देख पा रहे हैं जब ये इधर की तरफ मूव कर रही थी सेंट्रीफ्यूगल बल क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो हमने क्या किया, ये जो अंदरूनी हिस्सा था उसको नीचे रखा, बाहरी हिस्से को उठा दिया, यानी कि इन दोनों के लेवल में अंतर अगर आप देखेंगे तो कैपिटल ई से हमने यहाँ पे अंतर दर्शाया है। अब आप देखिए ये जो थीटा है इसी को हम ई से दिखाते हैं और इसी को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। अब ये जो tan थीटा होगा इसका जब हम वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर होता है, देखिए जब ये व्हीकल बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जब ओवरटर्न करना चाहेगा तो एक कारक और है जो इसको वहाँ पर रोक करके रखने में मदद करेगा। वो क्या है,
स्किन फ्रिक्शन इस रोड पर, जब ये बाहर की तरफ पहिया मूव करना चाहेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो उसको इधर की तरफ रोकेगा, जिसको अगर हम स्मॉल f से दिखाएं तो यहाँ पर जब हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है E + F बराबर v²/127r। ये कैसे आता है मैं बता देता, बट यहाँ पर समय बचाने के लिए मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर जो v होगा, वेलोसिटी होगी वो km/h में होगी और रेडियस क्या होगा वो मीटर्स में होगा। तो यहाँ पर जो देखिए F है, ये क्या है, स्किन फ्रिक्शन है, लेटरल फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कह सकते हैं। ये हम अमूमन 0.07 लेते हैं, लेकिन अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं कि ये 0 के बराबर है। तो हम जो डिज़ाइन करते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे पास स्पीड होती है, अगर मान लीजिए कोई रास्ता, कोई रोड अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पर जो हमें रेडियस देना होगा वो हमें रेडियस और जो सुपर एलिवेशन है उन दोनों को इस फार्मूले से बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है। इसको मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो यदि आप वाहन चला रहे हैं सड़क पर अपनी निर्धारित गति से और एक निश्चित ऊंचाई पर बैठे हैं, निश्चित ऊंचाई जो हम 1.2 मीटर मानते हैं, कहाँ से, सतह से 1.2 मीटर ऊंचाई पर आपकी आई लेवल यानी कि जो ड्राइवर है उसके नेत्र का जो लेवल है, आँखों का जो लेवल है वो सतह से 1.2 मीटर ऊंचाई पर है और उसको किसी एक क्षण एक ऑब्जेक्ट यानी कि ये 0.15 मीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट सड़क पे दिखेगा, तो बिना उस ऑब्जेक्ट से कोलिजन हुए, बिना उस ऑब्जेक्ट से टकराए वो जो ड्राइवर है वो अपने वाहन को रोक ले, उस दूरी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, एक निश्चित ऊंचाई पर बैठे ड्राइवर को एक निश्चित ऊंचाई का अगर ऑब्जेक्ट दिखता है तो उसके पास जो दूरी उपलब्ध होनी चाहिए ब्रेक लगा करके रोकने के लिए बिना टकराए हुए, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए यह एक वैली कर्व था, वैली कर्व पे अगर ये ऑब्जेक्ट और पीछे होगा तो यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा ड्राइवर के आँख से, लेकिन जब इसको यह ऑब्जेक्ट दिखा तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होगी। जिस क्षण ड्राइवर को दिखा वो फैसला लेगा कि वो उसे ब्रेक लगाना है या साइड से निकल जाना है। अगर ब्रेक लगाना है तो यह दूरी सफिशिएंट है इस ड्राइवर के बिना इस ऑब्जेक्ट से टकराए रुक जाने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब बात आती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, यानी कि एक मध्यम गति से चल रहा हुआ वाहन के पीछे अगर कोई द्रुत गति से कोई वाहन चलाना चाहता है तो उसको ओवरटेक करना पड़ेगा। वैसी स्थिति में जो सुरक्षित दूरी उपलब्ध होनी चाहिए उसको हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। देखिए व्हीकल ए जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, व्हीकल बी vb वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ड्राइवर क्या है, जब निर्णय लेगा तो सबसे पहले तो d1 दूरी वो तय करेगा, निर्णय लेने में रिएक्शन टाइम लगेगा। एक सुरक्षित दूरी s जो है वो दो वाहनों के बीच में हमेशा बनी रहनी चाहिए। फिर ड्राइवर जब फैसला ले लेगा तो वो ओवरटेक करेगा और यहाँ पर सुरक्षित वापस आएगा। इस दौरान जो विपरीत दिशा से आ रहा हुआ व्हीकल सी है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक ओवरटेक करेगा वो यहाँ पर अपने स्थान को बदल देगा। अगर हम टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करेंगे, OSD से यहाँ पे हमने लिखा है, तो जो d1 होता है वो vb इंटू टी होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, और जो हमारा d2 होता है वो 2s प्लस vb इंटू कैपिटल टी होता है। कैपिटल टी क्या है, टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक करने के दौरान जो समय खपत होती है उसको कैपिटल टी से दिखाया। इसको न्यूमेरिकली हम 4s अपॉन ए का अंडर रूट लेते हैं। एस क्या है, स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल, दो व्हीकल के बीच में जो सुरक्षित दूरी होती है उसके लिए गाइडलाइन हमारे पास है कि वो 0.7 गुणे VB प्लस का 6 होना चाहिए। और फिर हमारे पास जो D3 होता है वो V इंटू कैपिटल टी होता है। अगर ये सुरक्षित दूरी हमारे पास उपलब्ध है तो व्हीकल आसानी से ओवरटेक कर पाएगा। अब बात करते हैं किसी टर्न पर जब आप मोड़ते हैं व्हीकल तो हमें एक टर्न पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग यानी कि सड़क की एक्स्ट्रा चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप अगला पहिए पर ही ड्राइवर का कंट्रोल होता है, पिछला पहिया वो ट्रेस करता है स्ट्रेट लाइन, तो जब टर्न करेगा तो अगला पहिया तो जरूर रोड पे जाएगा लेकिन पिछला पहिया हो सकता है टर्न पर फुटपाथ पर चढ़ जाए। तो इसको रोकने के लिए हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग का प्रावधान करते हैं।
जिसमें मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल दो तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मैकेनिकल अगर हम वाइडनिंग की बात करें तो ये होता है NL² अपॉन 2R। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, और L क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ कर्व, यानी कि 10 मीटर 20 मीटर जो भी हमारे कर्व का लेंथ है। N क्या है, नंबर ऑफ लेन्स। नंबर ऑफ लेन का मतलब अगर 1 2 3 5 इस तरीके से लेन हो सकते हैं, अपॉन 2R ये मैकेनिकल वाइडनिंग है, और ये V अपॉन 9.5 √R ये हमारे पास साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है। जब हम इन दोनों को सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि टर्न पर हम रोड को कितना एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे दें कि जिससे कि हमारा जो वेहिकुलर मूवमेंट है, जो हमारे वाहनों का जो आवागमन है, वो सुचारू रूप से चलता रहे, जारी रह सके। इस पूरे पाठ में हमने पहले कड़ी में देखा था कि रोड के परिचय के बारे में जाना था, रोड निर्माण के इतिहास के बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रोड यानी कि अलग अलग श्रेणी के सड़कों के बारे में जाना था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द चर्चा में है एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवे एक बहुत द्रुत गति से चलने के लिए सड़क बनाई जाती है, जिससे कि दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच में आवागमन कम से कम समय में सड़क मार्ग द्वारा पूरा किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में हमें एक्सप्रेसवे का निर्माण करना पड़ता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, जिस पे बहुत ही अच्छे गति से आप अपने वाहन को दौड़ा सकते हैं। दो शहरों के बीच में दूरी को कम किया गया है। फिर अगर आप दिल्ली से आगरे की तरफ की बात करें तो उधर यमुना एक्सप्रेसवे है, जो बहुत अच्छे तरीके से आप उस पर अपने वाहन के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। उससे नीचे जब हम देखते हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज़ हैं, फिर स्टेट हाईवेज़ आते हैं, और फिर जिसका आम जनता सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जिनको दो भाग में विभाजित किया गया था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का काम क्या होता है कि छोटे छोटे कस्बों को हमारे मुख्य सड़क से जोड़ देना, ये हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का काम है। विलेज रोड की मदद से हमारे गांव में जो व्हीकल मूवमेंट होता है, गांव को एक छोटी महत्वपूर्ण सड़क से जोड़ने का काम विलेज रोड के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम पूरे सड़क को देखेंगे तो उसमें हम फिर कुछ बिंदुओं पे और चर्चा कर पाएंगे कि सड़क के और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको निर्माण कार्य करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। प्रयुक्त संदर्भ की बात करूं मैं तो निमी की बुक्स का इस्तेमाल किया है, और जस्टो एंड खन्ना की लिखी हुई हाईवे इंजीनियरिंग का किताब का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ ये पूरा पाठ आपके अध्ययन में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।